हेलो मिस्टीरियस। तो कैसे हो आप सभी। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ इंडोनेशिया की फर्स्ट एक्सोर्सिज्म बेस्ड मूवी जो कि रियल स्टोरी पर बेस्ड है और ये इंडोनेशिया की कैथोलिक हिस्ट्री की पहली मूवी है जो एक्सोर्सिज्म पर बनाई गई है, जिसमें मल्टीपल डीमंस का पोजेशन दिखाया गया है। तो मूवी की शुरुआत होती है एक मैसेज से कि एक्सोर्सिज्म के 90% केसेस में डीमन वगैरह नहीं होते, बल्कि सिर्फ साइकोलॉजिकल इश्यूज की वजह से इंसान बीमार होता है और इसे मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, न कि एक्सोर्सिज्म की। और सिर्फ 10% केसेस रेयर होते हैं जिसमें एक्सोर्सिज्म परफॉर्म किया जाता है और ये केस भी इन 10% में से एक है। इसके बाद कहानी शुरू होती है जिसमें एक कार और ट्रक का बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें थॉमस नाम का लड़का कार में जिंदा था और उसकी मदर और उसकी सिस्टर दोनों मर चुकी थी। थॉमस मदद के लिए काफी आवाजें लगा रहा था। ट्रक ड्राइवर उसे देखने भी आता है, पर बाकी लोगों को मरा हुआ देखकर वो पुलिस के डर से वापस भाग जाता है। थॉमस अपनी मदद खुद करता है और किसी तरह से वो कार से बाहर निकल आता है और वो देखता है कि उसकी माँ तो कब की मर चुकी थी, पर उसकी बहन की सांसें भी चल रही थी। तो वो उसे संभालने की कोशिश करता है और वो लड़की थॉमस से कहती है कि गॉड से मेरे लिए प्रे करो। और थॉमस अपनी सिस्टर के लिए सच्चे दिल से प्रे करता है कि कोई मिरेकल हो जाए जिससे उसकी सिस्टर की जान बच जाए, लेकिन उसकी बहन मर जाती है क्योंकि वो काफी ज्यादा घायल हो चुकी थी। अगले सीन में थॉमस अपनी मॉम और सिस्टर की ग्रेव पर खड़ा हुआ प्रे कर रहा था और हम समझ पाते हैं कि थॉमस पेशे से एक प्रीस्ट है और कैथोलिक चर्च में पढ़ाता भी है, लेकिन साथ ही साथ उसके दिल में अपनी फैमिली का गिल्ट भी है कि वो अपनी फैमिली को बचा नहीं पाया, जिससे कि उसका गॉड पर से फेथ खत्म हो रहा था। तो वो सीधा चर्च के फादर रॉबी से कहता है कि उसका अब गॉड पर फेथ नहीं रहा, इसलिए उसे रिजाइन करना है। पर फादर उसे फिर से सोचने का कहते हैं और वो ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं कि इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। खैर, उसके बाद वो चर्च आते हैं जहाँ हम माया को देखते हैं जो कि एक विडो है और वो अपने बॉयफ्रेंड डेनिस के साथ वहाँ पर आई हुई थी। और माया की बेटी है कायला जो अपनी फ्रेंड शीला के साथ लंच कर रही थी। तभी माया उसे कॉल करती है, पर काया जानबूझकर फोन नहीं उठाती, जिसे शीला भी नोट करती है और वो पूछती है कि तुम अपनी मॉम का फोन क्यों नहीं उठा रही। जिस पर कायला बताती है कि उसे अपनी मॉम से बात करते हुए चिढ़ होती है क्योंकि उनका एक बॉयफ्रेंड है जो कि एक प्ले बॉय है और वो एक घटिया किस्म का आदमी है, पर मॉम उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं। उसके झूठे प्यार में अंधी हो गई है, हालांकि वो और भी लड़कियों के साथ रिलेशन में है और मॉम को धोखा दे रहा है। पर शीला पूछती है कि क्या तुमने अपनी मॉम को नहीं बताया इस बारे में, तो वो कहती है कि हाँ बताया था, पर वो मेरी मानती ही नहीं, वो सिर्फ मेरे डैड की मानती थी, पर अब वो इस दुनिया में नहीं है। तो शीला उसे एक आइडिया देती है कि ठीक है, तुम अपने डैड के स्पिरिट से बात करो और उससे हेल्प मांगो कि वो तुम्हारी मॉम को इस आदमी से अलग कर दे। और इसके लिए वो कायला को जुलाई कोंग रिचुअल करने का कहती है और ये खतरनाक फेमस रिचुअल था जिसमें वीजा बोर्ड की तरह ही एक डॉल के थ्रू स्पिरिट्स को समन किया जाता है। लेकिन कायला इस रिचुअल को करने से मना कर देती है कि कुछ गलत ना हो जाए और हम कोई और रास्ता ढूंढेंगे। इधर माया को डेनिस प्रपोज कर देता है और माया भी हाँ बोल देती है। इधर शीला और कायला प्लान कर रहे थे कि हम डेनिस को रंगे हाथों पकड़कर उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करेंगे और उसे माया को दिखाएंगे, जिससे वो उसे छोड़ देगी। पर तभी उनकी बातों के दौरान ही उसे अपनी मॉम का मैसेज आता है जिसमें माया ने अपनी रिंग वाली फोटो भेजी हुई थी, जिसे देखकर कायला को बहुत गुस्सा आता है और वो अपना मन बदल लेती है और वो शीला से जुलाईकोंग रिचुअल करने का कहती है और वो दोनों रात में कब्रिस्तान जाती हैं। पर कायला डर रही थी कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, जिस पर शीला उसे समझाती है कि कुछ भी नहीं होगा। और फिर वो दोनों कायला के डैड की ग्रेव के पास जाकर शीला अपने बैग से एक डॉल निकालती है जिसे शीला ने खुद ही बनाया था, क्योंकि इस रिचुअल के लिए उस इंसान की डॉल को खुद से बनाना पड़ता है जिसकी स्पिरिट से कांटेक्ट करना होता है। खैर, दोनों लड़कियां डॉल को पकड़कर एन्चेंटिंग करने लगती हैं, पर कुछ भी नहीं होता। तो वो दोबारा ट्राई करती हैं और तभी वो डॉल अचानक से मूव करने लगती है और ये बात कंफर्म करने के लिए कि क्या इस डॉल में जो स्पिरिट है वो उसके डैड की है या कोई और। कायला उस डॉल से पूछती है कि हम में से कायला कौन है, जिस पर वो डॉल अचानक अपना सर कायला की तरफ घुमा देती है और कायला समझ जाती है कि ये उसके डैड की ही स्पिरिट है। तो वो अपनी विश बताने लगती है कि वो डेनिस और माया के रिश्ते को खत्म करवा दे, उनका ब्रेकअप करवा दे। फिर तभी वहाँ पर चौकीदार आ जाता है और इन लोगों को वहाँ से अपनी चीजें उठाकर भागना पड़ता है, पर जल्दी जल्दी में वो वही गलती कर देते हैं। वो भी ओजा बोर्ड वाली गेम की तरह स्पिरिट को वापस भेजना भूल जाते हैं और जल्दी से ऐसे ही भाग जाती है। शीला कायला से पूछती है कि अब क्या होगा, जिस पर वो कहती है कि हमें सब्र करना होगा और तुम्हारे डैड भी अच्छे इंसान थे, तो वो तुम्हारी हेल्प जरूर करेंगे। और हम देख पाते हैं कि कोई एंटिटी उनको देख रही थी और उनको फॉलो कर रही थी, लेकिन ये लोग उसे देख नहीं पाते, जिससे ये दोनों बेखबर घर आ जाती हैं। और माया सोफे पर ही कायला का इंतजार करते हुए सो गई थी, तो कायला उसे ब्लैंकेट उड़ा देती है और टीवी बंद करके अपने रूम में जाने लगती है। पर तभी अचानक माया उसे अपने सामने दिखाई देती है, जिससे कायला डर कर पीछे झांकती है, पर माया तो सोफे पर सो रही थी और वापस
देखने पर सामने वाली माया बिल्कुल गायब हो चुकी थी। वहाँ अब कोई भी नहीं था, जिससे कायला बहुत डर जाती है और वो दरवाजा खोल कर देखती है तो उसकी मॉम ऊपर ही आ रही थी। तो कायला डरकर दरवाजा लॉक कर लेती है। अगले दिन कॉलेज जाते वक्त वो अपनी मॉम को फोन पर बात करते हुए सुनती है और वो कह रही थी कि वो डेनिस से बहुत नाराज है और वो उससे ब्रेकअप करना चाहती है। और कायला उसकी बातें सुनकर बहुत खुश थी कि उनका रिचुअल कामयाब हो गया और वो अपने डैड के स्पिरिट को थैंक यू बोलकर उस डॉल को डस्टबिन में फेंककर कॉलेज चली जाती है। और हम देख पाते हैं कि अभी भी वो डॉल पोजेस थी, यानी वो अपनी मुंडी घुमाकर कायला को ही देख रही थी, जिसका मतलब ये था कि अब ये लोग बहुत मुश्किल में पड़ने वाले हैं। खैर कॉलेज में कायला शीला को बताती है कि हमारा रिचुअल कामयाब रहा, मॉम और डेनिस का ब्रेकअप हो गया है और वो काफी खुश है। पर शीला कुछ खास रिएक्ट नहीं करती और वो शक्ल से काफी बीमार भी लग रही थी। कायला उसके गर्दन पर एक अजीब सा मार्क भी नोट करती है जो पहले नहीं था। तो कायला उससे पूछती है कि तुम ठीक तो हो? तो शीला कहती है कि मैं ठीक हूँ। खैर कॉलेज के बाद जब कायला घर आती है तो वो देखती है कि माया और डेनिस अभी भी एक साथ थे और वो ये देखकर फिर से डिसअपॉइंट हो जाती है और अपने रूम में जाकर रोने लगती है। और वो अपने दिल ही दिल में बातें कर रही थी कि डैड ये क्या है, मॉम अभी भी उस आदमी के साथ क्यों है, प्लीज उनको अलग कर दें। और अचानक वो उस डॉल को फिर से अपने रूम में देखकर शॉक हो जाती है, क्योंकि उसने तो उसे डस्टबिन में फेंक दिया था। लेकिन फिर भी वो डरते डरते फिर से उस डॉल को उठाकर डस्टबिन में डाल देती है। और रात में सोते वक्त हम मिरर में एक नन जैसी एंटिटी को देख पाते हैं जो कायला को घूर रही थी। और अचानक बिजली कड़कने की वजह से कायला डरकर उठ जाती है, पर उसे किसी और की प्रेजेंस फील हो रही थी जिससे वो डरने लगती है। और जैसे ही वो ऊपर देखती है उसकी जान निकल जाती है, क्योंकि एक भयानक डीमन नन उसके ऊपर फ्लोट कर रही थी। और जैसे ही कायला चिल्लाती है और देखते ही देखते वो डीमन कायला को पोजेस कर लेता है। कायला की चीख की आवाज सुनकर उसकी मॉम उसे देखने आती है तो कायला अजीब तरह से खड़ी हुई थी और वो दीवार में अपना सर मार रही थी और वो कह रही थी कि तुम सब लोग सिनर्स हो। माया को उसकी कोई बात समझ नहीं आती और वो उसे संभालती है कि तुम ये क्या कह रही हो, पर कायला कोई बात नहीं सुनती, जिस पर माया उसे झिंझोड़ कर होश में लाती है। पर कायला को कुछ भी याद नहीं था। अगली सुबह माया नाश्ता बना रही थी तो अचानक कायला पीछे से अजीब तरह से आकर माया को डरा देती है और माया उसकी एक बाजू पर एक मार्क नोट करती है जो पहले नहीं था। और ऐसा ही सेम मार्क हमने शीला की नेक पर भी देखा था। खैर माया पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, तो कायला उसे इग्नोर करके कॉलेज चली जाती है। लेकिन वहाँ उसे अजीब सी विस्परिंग सुनाई दे रही थी जिसमें बार बार डाई वर्ड को कोई रिपीट कर रहा था। तभी उसे वही डिमोनिक नन नजर आती है और कोई भी उसे देख नहीं पा रहा था और वो नन अचानक से गायब हो जाती है। और क्लास में उसे एक शॉकिंग बात पता चलती है कि कल रात को उसकी दोस्त शीला खुद को फांसी लगाकर मर चुकी है। तो सब लोग शीला के बारे में कायला से पूछने लगते हैं कि वो दोनों तो काफी क्लोज फ्रेंड थी। और थॉमस पूछता है कि अगर तुम्हें कुछ भी पता है कि आखिर शीला ने खुद को फांसी क्यों लगाई तो वो हमें बता दो। लेकिन कायला काफी दुखी थी और वो रोते हुए बताती है कि उसे कुछ भी मालूम नहीं, और ये कहकर वो फिर से रोने लगती है। तो सिस्टर इंदा उसे संभालती है और थॉमस और सिस्टर इंदा उसे घर छोड़ने के लिए जाते हैं। पर रास्ते में ही कायला पोजेस होकर फिर से अजीब तरह से गुनगुनाते हुए जोर जोर से हंसने लगती है और थॉमस उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, पर कायला कोई जवाब नहीं देती और उल्टा वो हंसते हंसते अपना सर विंडो से मारकर विंडो का ग्लास तोड़ देती है, जिससे थॉमस जल्दी से उसे संभालता है। कायला डिमोनिक वॉइस में लैटिन लैंग्वेज में बात करने लगती है, जिसका मतलब ये था कि तुम्हारा गॉड भी अब कायला को नहीं बचा पाएगा। और फिर वो जोर जोर से हंसने लगती है और अचानक वो बेहोश हो जाती है। अगले सीन में थॉमस ये सब फादर रॉबी को बता रहा था और फादर फौरन समझ जाते हैं कि ये कोई मेंटल इशू नहीं बल्कि डिमोनिक पोजेशन है। और वो थॉमस को फादर रेंडर का बताते हैं कि अब वही इस बच्चे की हेल्प कर सकते हैं। इधर फादर रेंडर का असिस्टेंट एक बच्चे का एग्जॉर्सिज्म कर रहा था, पर बच्चे के अंदर का डीमन इतना पावरफुल था कि वो माइकल का पास जानकर उसे मॉक करने लगता है। वो कहता है कि तुमने अपनी खुद की माँ को लापरवाही से नर्सिंग होम में मरने के लिए छोड़ दिया था। और ये सुनते ही माइकल का गिल्ट उस पर हावी हो जाता है और वो कमजोर पड़ जाता है। और इसका फायदा उठाकर वो पोजेस बच्चा माइकल का गला दबाकर उसे मारने ही वाला था, पर तभी फादर रेंडर आकर उस पर काबू पाते हैं और इस डीमन से उसका नाम पूछकर उसे हेल में वापस भेज देते हैं। और इस एग्जॉर्सिज्म के बाद माइकल फादर से आगे काम करने से मना कर देता है कि ये काम उसके बस की बात नहीं, और वो फादर को सॉरी बोलकर वहाँ से चला जाता है। फादर रॉबी जब रेंडर को बुलाते हैं तो उन्हें अकेले देखकर वो माइकल का पूछते हैं और फादर बताते हैं कि माइकल ने वो काम छोड़ दिया है। और फादर रॉबी उन्हें बताते हैं कि वेटिकन के न्यू रूल के अकॉर्डिंग कोई भी प्रीस्ट अकेला एग्जॉर्सिज्म नहीं कर सकता, तो आप जल्दी से अपने लिए किसी असिस्टेंट का बंदोबस्त करें। और इसके लिए वो खुद थॉमस से बात भी करते हैं, पर
थॉमस उन्हें मना कर देता है क्योंकि उसका गॉड पर फेथ बिल्कुल कमजोर था। तब फादर उसे उसकी मरी हुई बहन को याद करवाते हैं कि वो कायला की बेस्ट फ्रेंड थी और कायला भी तुम्हारी बहन जैसी है, तुम्हें उसे बचाना ही होगा। थॉमस फिर भी नहीं मानता क्योंकि उसे खुद पर डाउट था। इधर कॉलेज में एग्जाम थे और सब बच्चे अपने एग्जाम दे रहे थे, पर कायला अपनी शीट पर उस डीमन नन की स्केच बना रही थी और वो गुनगुना रही थी। तभी टीचर उसे चुप रहने का कहती है, जिससे कायला गुस्सा होकर अपना पेन अपने ही हाथ पर स्टैब करने लगती है और वो पागलों की तरह हंस रही थी। और फादर थॉमस आकर उसे संभालते हैं, पर कायला फादर थॉमस को गालियां देने लगती है और फिर वो बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आता है तो वो खुद को सिनर कहकर कोसने लगती है कि शीला की जगह उसे मर जाना चाहिए था क्योंकि ये सब उसी से शुरू हुआ था। और फिर थॉमस के पूछने पर कायला जलाइकांग रिचुअल वाली सारी बात बताने लगती है, पर तभी वहाँ पर सिस्टर इंदा आकर उन्हें इंटरप्ट करती है। सिस्टर इंदा उन्हें बताती है कि कायला की मॉम आई है और उन्हें प्रिंसिपल के ऑफिस में आना है। फिर प्रिंसिपल के ऑफिस में प्रिंसिपल माया को क्लास की वीडियो दिखाती है जिसमें कायला अपने हाथ पर पेन से बार बार स्टैब कर रही थी और वो डीमन नन की स्केच भी, जिस पर माया कहती है कि कायला ने अभी हाल ही में अपनी बेस्ट फ्रेंड को खोया है। पर प्रिंसिपल उनसे कहती है कि कायला को किसी साइकोलॉजिकल या फिर किसी प्रीस्ट को दिखाएं, यानी वो इनडायरेक्टली एग्जॉर्सिज्म वगैरह सजेस्ट कर रही थी। पर माया उन्हें इग्नोर कर देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उसे बस थोड़े आराम की जरूरत है और वो उसे कॉलेज से घर ले जाती है। इधर रात में थॉमस जब घर जा रहा था तो रास्ते में रेडियो से उसे अपनी मरी हुई बहन की आवाज आने लगती है और वो उसे हॉर्न भी कर रही थी। पर थॉमस समझ जाता है क्योंकि ये सिर्फ उसका हेलुसिनेशन था, यानी वो अभी तक ट्रॉमा में था। खैर घर जाकर वो कायला के केस को स्टडी करने लगता है, जहाँ उसे रिसर्च से पता चलता है कि स्पिरिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और एग्जॉर्सिज्म के अंदर एक बात बहुत कॉमन होती है कि विक्टिम रिलीजियस थिंग्स पर काफी स्ट्रॉन्गली रिएक्ट करता है। और थॉमस को याद आता है कि कायला भी सेम इसी तरह कर रही थी, जिससे उसे भी यकीन हो जाता है कि कायला सच में पोजेशन में है, उसे बचाना होगा। और वो अपने ट्रॉमा को साइड में रख कर थोड़ी हिम्मत करता है और फादर रेंडर से कहता है कि वो तैयार है उनके साथ एग्जॉर्सिज्म करने के लिए। और फादर रेंडर उसे कुछ बेसिक चीजें समझाते हैं कि ये डीमन हमारी आंखों में देखकर हमारा डार्क पास्ट जान लेते हैं और हमारे वीक पॉइंट्स को और हमारे डार्क पास्ट को यूज करके हमें कमजोर करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन तुम हिम्मत से काम लेना और इसे इग्नोर करना। और वो उसे अपनी डेमोनोलॉजी वाली बुक भी देते हैं जिसमें काफी किस्म के डीमंस वगैरह की डिटेल्स और उनके नाम मेंशन थे। थॉमस उसे स्टडी करता है और हमें वहाँ पर द कॉन्जरिंग वाले वेलेक डीमन का भी रेफरेंस मिलता है। और इस मूवी में भी एक डिमोनिक नन थी, पर ये वेलेक नहीं था, कोई और था, जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। खैर इधर माया कायला को बता रही थी कि जब वो माँ बनी थी तब वो इस चीज के लिए रेडी नहीं थी क्योंकि वो काफी यंग थी, लेकिन उसके बावजूद वो आज तक एक अच्छी माँ बनने की कोशिश करती आई है। और वो कायला से सॉरी भी करती है क्योंकि उनके बीच का कम्युनिकेशन ठीक नहीं था। और वो कायला से कहती है कि अगर कोई भी बात है जिससे तुम परेशान हो तो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मॉम हूँ। और कायला बताने लगती है कि वो शीला के साथ कब्रिस्तान गई थी और तब से ही ये सब चीजें शुरू हो गई हैं। माया पूछती है कि तुम कब्रिस्तान क्यों गई थी, जिस पर कायला झूठ बोल देती है कि वो अपने डैड को मिस कर रही थी इसलिए वहाँ गई थी। और माया उसे गले लगाकर कंसोल करने लगती है, लेकिन अचानक कायला फिर से डिमोनिक तरह से हंसने लगती है और माया शीशे में देखती है कि ये उसकी बेटी नहीं बल्कि एक भयानक डीमन है। और वो डीमन इतना भयानक था जिसे देखकर माया अपनी आंखें बंद कर लेती है। पर अचानक से कायला माया को शांत करने लगती है और माया कुछ समझ ही नहीं पाती कि ये सच था या उसका वहम, लेकिन वो बहुत डर चुकी थी। और वो डेनिस को फोन करती है पर उसका फोन बिजी था, तो वो थॉमस को कॉल करके घर पर बुलाती है। और थॉमस अपने साथ सिस्टर इंदा और फादर रेंडर को भी लेकर आ चुका था। वो लोग कायला से कुछ बातें करने के लिए माया को रूम से बाहर भेज देते हैं कि माया रूम से बाहर रहकर प्रेयर करे और अंदर वो एग्जॉर्सिज्म शुरू करते हैं। शुरू में तो कायला के अंदर का डीमन खुद को शो नहीं करवाता और उनको ऐसा लगता है कि कायला तो बिल्कुल ठीक है, जिससे थॉमस भी काफी हद तक कन्विंस हो चुका था। लेकिन फादर रेंडर इस खेल के पक्के खिलाड़ी थे। वो जानते थे कि डीमन की चाल है, वो खुद को छुपाने की कोशिश कर रहा है और वो इस पर प्रेस करने लगते हैं, जिससे डीमन ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर पाता और सामने आ जाता है। इसकी वजह से लाइट्स वगैरह फ्लिकर करने लगती हैं और सारे क्रूसिफिक्स उल्टे हो जाते हैं और एंटी क्राइस्ट का सिंबल बन जाता है। और कायला फादर रेंडर पर अटैक कर देती है, जिससे सिस्टर इंदा और थॉमस उन्हें छुड़ाने लगते हैं। पर वो डीमन इन दोनों को दूर फेंक देता है, यानी वो बहुत ज्यादा पावरफुल था। और फादर रेंडर मौका देखकर डीमन पर होली वाटर डाल देते हैं, जिससे डीमन तड़पने लगता है और ये दोनों उसे पकड़ लेते
लेते हैं, पर डीमन एक और चाल चल देता है। वो थॉमस की मॉम की आवाज में उससे बात करने लगता है, जिससे थॉमस कमजोर पड़ने लगता है और दूर हट जाता है और डीमन फादर रेंडर पर अटैक करके उन्हें मारने लगता है। लेकिन तभी माया कमरे के अंदर आ जाती है और ये सब कुछ देखकर वो फादर की हॉली वाटर वाली बोतल उठाकर थॉमस की तरफ फेंकती है और थॉमस अपने ख्यालों से बाहर आता है, जिससे वो भी डीमन पर होली वाटर डालकर वो उसे कंट्रोल करता है। फादर रेंडर उसे इसका नाम पूछते हैं और डीमन अपना नाम डैगर बताता है, तो फादर उस डीमन का नाम लेकर उसे कमांड देते हैं कि वो हेल में चला जाए। जिसके बाद कायला ब्लैक वोमिट करती है, जिसका मतलब ये था कि डीमन उसके अंदर से निकलकर हेल में चला गया है। पर ट्विस्ट तो अभी बाकी है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे वरना आप भूल जाओगे। खैर, इसके बाद फादर और उसकी टीम जाने लगती है और थॉमस फादर को रास्ते में सॉरी करता है कि वो कुछ कमजोर पड़ गया था, जिस पर फादर उससे कहते हैं कि तुमने फिर भी अपना बेस्ट दिया है। दूसरी तरफ माया कमरे का बिखरा हुआ सामान समेट रही थी और उसके हाथ कायला की पर्सनल डायरी लग जाती है, जिसमें उसने अपने दिल की कुछ बातें लिखी हुई थी और ये भी कि मेरी मॉम तो मुझसे ज्यादा उस प्ले बॉय डेनिस पर ट्रस्ट करती है। और एक पेज पर लिखा हुआ था, थैंक्स डैड मेरी मॉम और उस घटिया आदमी का ब्रेकअप करवाने के लिए। और एंड में उसने उस डीमन नन की स्केच भी बनाई हुई थी और उसे कायला के बैग से वो जलाइकम डॉल भी मिल जाती है और माया को सारी बात समझ आ जाती है कि कायला ने रिचुअल किया था और वो इस डॉल और डायरी के सारे पिक्चर्स को डेनिस को सेंड कर देती है। यानी यहाँ कायला भी एक तरह से सही थी कि माया डेनिस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करती है, तभी तो उसने ये सारी बातें डेनिस को बता दी। खैर, अगले सीन में फादर रूबी थॉमस को बता रहे थे कि फादर रेंडर बहुत बूढ़े हो चुके हैं और उन्हें अब कोई ऐसा चाहिए जो उनकी जगह ले सके, और वो थॉमस को इसके लिए अप्रोच भी करते हैं, लेकिन वो मना कर देता है कि मैं भी इस काबिल नहीं हूँ, मेरी फेथ इतनी स्ट्रांग नहीं। खैर, इसके बाद कायला को दिखाते हैं जो सो रही थी और रात के 3 बज रहे थे, यानी डेविल आवर शुरू हो चुका था और कायला माया के पास आती है और अजीब सी हरकतें करने लगती है। अगली सुबह डेनिस घर पर आता है और वो कायला को देखते ही गुस्से से उसे मारने लगता है, तो माया आकर उसे छुड़वाती है और कहती है कि ये क्या तरीका है, हमारे बीच ये तय हुआ था कि हम उसे प्यार से समझाएंगे। लेकिन मौके का फायदा उठाकर कायला कहती है कि देखा मॉम, ये कितना गंदा इंसान है, इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि आप इसे छोड़ दें। और ये सुनकर डेनिस फिर से कायला का गला पकड़कर उसे मारने लगता है, लेकिन माया उसे स्टन गन से दूर फेंक देती है और वो माया से भी चिढ़कर उसे गालियाँ देता हुआ वहाँ से चला जाता है। लेकिन शाम में वो फिर से माया को कॉल करता है, शायद से सॉरी बोलने के लिए, पर माया उसका असल चेहरा देख चुकी थी, तो वो उसका फोन नहीं उठाती और अपनी रिंग उतार देती है, जिसका साफ मतलब ये था कि अब वो ब्रेकअप करेगी। वो उस टाइम काफी दुखी थी, तो वो चर्च जाती है, जहाँ वो फादर रेंडर के सामने कन्फेस करती है कि वो छोटी उम्र में ही प्रेग्नेंट हो गई थी और उसके बॉयफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया और घर वालों ने भी निकाल दिया, इसलिए एक भले आदमी ने उससे शादी की, लेकिन कुछ अरसे के बाद उसकी मौत हो गई। कायला उसी को अपना डैड समझती है और जब से वो गुजरे हैं, मेरे और कायला के बीच में दूरियां आ गई हैं। और अब आपको समझ आया होगा कि वो पोजेशन में बार बार ये क्यों कह रही थी कि तुम सिनर्स हो। इसका साफ मतलब ये था कि उसकी मॉम ने बिना शादी के नाजायज कायला को पैदा किया और कायला ने अपनी मॉम पर रिचुअल किया, जो कि एक सिन ही है। खैर, फादर उसे कंसोल करते हैं कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा क्योंकि गॉड ने मुझे तुम लोगों के लिए ही भेजा है और सब कुछ ठीक हो जाएगा वगैरह वगैरह। पर तभी माया उन्हें बताती है कि उसे कायला के बैग से जलाइकम डॉल भी मिली है। वो बताती है कि कायला काफी क्रीपी है और मुझे ऐसा लगता है कि वो अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई। पर तभी फादर की तबीयत खराब होने लगती है, तो वो अपनी मेडिसिन खाने जाते हैं, लेकिन उनके हाथ से बाइबल नीचे गिरकर खुल जाती है, जिस पर एक पॉइंट हाईलाइटेड था, जिसमें एक इंसान पर मल्टीपल डीमंस के पोजेशंस का रेफरेंस था। और इन्हें माया की बात याद आती है कि कायला अभी भी क्रीपी है और वो समझ जाते हैं कायला मल्टीपल डीमंस का शिकार है। इधर कायला भी पोजेस हो चुकी थी और फादर भी निकल चुके थे कायला के घर की तरफ, पर बीच रास्ते में ही उन्हें कायला मिल जाती है और वो गाड़ी से बाहर आकर कायला से बात करने लगती है, लेकिन वो अचानक से बेहोश हो जाती है। तो फादर उसे उठाकर गाड़ी में ले आते हैं और उसके घर की तरफ जाने लगते हैं, पर तभी कायला पीछे से गायब हो जाती है और जब वो सामने देखते हैं तो उन्हें अपने सामने कायला खड़ी हुई नजर आती है और फादर समझ जाते हैं कि ये पोजेस्ड है और वो अपना क्रॉस निकालते हैं। पर तभी पीछे से अचानक कायला फादर पर अटैक कर देती है और अगले सीन में कायला अपने घर पर आकर अपने हाथ धो रही थी, जिसमें खून ही खून लगा हुआ था और वो कह रही थी कि आई एम सॉरी फादर। लेकिन माया देखती है कि उसके हाथ तो बिल्कुल साफ थे और वो पूछती है कि तुम क्या बोल रही हो, पर कायला कोई जवाब दिए बगैर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन अचानक वो पलटकर हंसने लगती है
और इससे पहले कि माया कुछ समझ पाती, डीमन माया पर हमला कर देता है। इधर दूसरी तरफ फादर रेंडर की जान बच गई थी और वो थॉमस को बुलाकर बताते हैं कि कायला मल्टीपल डीमंस का शिकार है क्योंकि उसने जलाइकुंग रिचुअल किया था और अब माया और कायला दोनों की जान खतरे में थी। थॉमस कहता है कि वो उनकी हेल्प करना चाहता है पर वो अकेला ये काम नहीं कर सकता क्योंकि वेटिकन रूल के अकॉर्डिंग एक शख्स अकेला एक्सोर्सिज्म नहीं कर सकता। पर फादर उससे कहते हैं कि ये वक्त रूल्स को फॉलो करने का नहीं है क्योंकि 2 जिंदगियां खतरे में हैं। तो फादर रूबी उसे परमिशन देते हैं कि तुम जाओ और मैं बाद में बिशप से बात कर लूंगा। तो थॉमस अकेला अपनी तैयारी करके वहाँ से निकल जाता है। इधर माया को कायला ने पकड़ रखा था और जैसे ही माया होश में आती है तो वो उस पर चाकू से हमला कर देती है, लेकिन चाकू माया के हाथ के आर पार हो जाता है। माया उसे रोकने की काफी कोशिश कर रही थी पर जब कायला को होश नहीं आती तो माया उसे लात मारकर दूर फेंक देती है, जिससे कायला बेहोश हो जाती है और माया भागने की बजाय क्लोजेट में ही छुप जाती है और कायला को भी होश आ जाता है और जल्दी ही उसे पता चल जाता है कि माया क्लोजेट में ही छुपी है। वो क्लोजेट के बाहर से ही अपना चाकू स्टैब करने लगती है और थॉमस भी वहाँ पर आ चुका था जो उसे रोकता है, पर वो उस पर भी अटैक करने लगती है। तो थॉमस घंटी बजाकर उसे कंट्रोल करता है और वो बॉक्स से अपना क्रूसीफिक्स निकालने लगता है, पर कायला मौका देखकर खिड़की से बाहर उनको चिढ़ाते हुए कूद जाती है। ये दोनों से बाहर देखने के लिए जाते हैं पर कायला उन्हें नहीं मिलती क्योंकि वो तो पूल में छुपी हुई थी और अचानक वो खुद से ही आहिस्ता आहिस्ता पानी से बाहर निकलकर हवा में फ्लोट करने लगती है और वो एक क्रीपी स्माइल करती है जिससे थॉमस प्रेयर्स पढ़ने लगता है। लेकिन डीमन उसे भटकाता है कि क्या तुम अभी भी उस गॉड को मानते हो जिसने तुम्हारी माँ और बहन को मरने दिया, उनकी हेल्प नहीं की। लेकिन थॉमस उसकी बातों में नहीं आता और डीमन उसकी मॉम का रूप ले लेता है, जिससे थॉमस डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और डीमन थॉमस को गले से पकड़कर उठा लेता है और उसका क्रूसीफिक्स भी काम नहीं आता क्योंकि क्रॉस भी तभी काम करता है जब उसकी फेथ मजबूत हो, जिसकी वजह से उसके क्रूसीफिक्स का डीमन पर कोई असर नहीं हो रहा था, जिससे डीमन उसका क्रूसीफिक्स छीनकर उसे दूर फेंक देता है और डीमन माया के पास आने लगता है। तो माया उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी जान ले ले लेकिन उसकी बेटी को छोड़ दे। तो डीमन उससे कहता है कि अगर तुम अपनी बेटी को बचाना चाहती हो तो इस क्रॉस से अपनी जान ले लो, तो मैं कायला को छोड़कर चला जाऊंगा। और माया मान भी जाती है और वो खुद को मारने ही वाली थी कि तभी कायला अपने अंदर के डीमन पर काबू पाकर अपनी मॉम को रोकती है कि वो ऐसा ना करे। यानी उन दोनों का बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग था जिसकी वजह से कायला ने अपने अंदर के डीमन पर काबू पा लिया था। इधर थॉमस भी उठने की कोशिश कर रहा था और उसे अपने पास की एक याद आती है कि जब वो प्रीस्ट बना था तो उसकी फैमिली कितना प्राउड फील कर रही थी और वो सब कितने खुश थे और उसकी बहन ने उसे क्रॉस वाला एक पेंडेंट भी दिया था जो आज भी उसके गले में था और वो इसे चूम कर पूरी फेथ के साथ उठ जाता है कि गॉड मेरे साथ है और वो पेंडेंट वो डीमन के माथे पर लगा देता है और वो डीमन तड़पने लगता है क्योंकि उसका फेथ बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका था। तो थॉमस डीमन से उसका नाम पूछता है और काफी कोशिश के बाद डीमन अपना नाम ज़बाबेल बताता है। थॉमस उसका नाम ज़बाबेल लेकर उससे कमांड देता है कि वो अभी और इसी वक्त इस बच्ची को छोड़कर वापस हेल में चला जाए, जिससे कायला को फिर से ब्लैक वोमिट होती है और कायला बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। इसके बाद अगले दिन थॉमस फादर रेंडर से मिलता है और उन्हें सारी कहानी बताकर कहता है कि मुझे मेरी जिंदगी का मकसद समझ आ गया है और अब मैं लोगों की सेवा में ही अपनी जिंदगी गुजारूंगा। और वो फादर रेंडर का परमानेंट असिस्टेंट बनने के लिए अब तैयार था। फिर उसके बाद थॉमस उसी ट्रक ड्राइवर से जेल में मिलने के लिए जाता है जिसकी वजह से थॉमस की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था और उस हादसे में उसकी माँ और बहन मारे गए थे। वो ड्राइवर भी अपनी गलती पर काफी शर्मिंदा था और वो थॉमस से रोकर माफी मांगता है कि वो उस दिन काफी डर गया था, इसलिए उस रात वो उसकी हेल्प किए बगैर वहाँ से भाग गया। तो थॉमस भी उसे माफ कर देता है और मिड क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि रात के 3 बजे फिर से थॉमस को फादर रेंडर का फोन आता है, यानी उन्हें फिर से किसी का एक्सोर्सिज्म करना था। तो थॉमस तैयार होकर वहाँ जाने लगता है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी ख्वासा गेलब यानी डोमेनियन ऑफ डार्कनेस मूवी की कहानी। उम्मीद है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। मिलती हूँ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मिस्टीरियसली।